Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. I hope आप सभी को ये सीरीज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन पसंद आ रही है और ये सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प कर रही है। अगर आप लोगों को इस सीरीज से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बिकॉज बायो के अंदर किसी भी कंसेप्ट को अगर आपको समझना है, इनफैक्ट उसे याद रखना है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तो आपको डायग्राम्स की मदद लेनी पड़ती है। और सभी डायग्राम्स, जितने भी डायग्राम्स आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उन सभी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आज का हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले चाहे मॉर्फोलॉजी चैप्टर हो, एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सभी चैप्टर्स जो है हम कवर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। ये हमने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस प्लेलिस्ट के लिंक को चेक करिए और वहां से प्रीवियस सभी वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप हमें हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी आपको काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लस फोटोज़ देखने को मिलती हैं जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम गिवन है वो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इनके डायग्राम्स में? There are different type of cell. First is red blood cell which are known as RBC. पहला तो ये बायकॉन्केव नेचर के होते हैं। बायकॉन्केव नेचर का मतलब कुछ इस तरीके के नेचर के होते हैं, है ना। आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के बारे में सुना है ना, तो यही इसका पर्टिकुलर नेचर होता है। अगर आप फ्रंट व्यू में देखो, ये साइड व्यू है, अगर आप फ्रंट टॉप से देखो तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये एरिया खाली होता है एक तरीके से, कह सकते हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों होता है? देखो, न्यूक्लियस नहीं होगा तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन फिट हो सकता है एक आरबीसी के अंदर, इसीलिए यहाँ पर या तो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है या फिर वो आरबीसी की मैच्योरिटी के दौरान डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, और इसकी शेप का क्या मोटिव है, क्या मतलब है इसकी ऐसी शेप होने का? बिकॉज इट हेल्प इन इट्स मूवमेंट थ्रू ब्लड कैपिलरीज। फंक्शन क्या होता है आरबीसी का? सिंपल सा एक फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं O2 एंड CO2 को। साइज अराउंड कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लाइफ स्पैन एक आरबीसी का होता है 120 डेज, 120 दिन तक एक आरबीसी रहती है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो आपको सही आंसर पता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, वो भी आपको पता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं, ये भी आपको पता है। अगला है डब्ल्यूबीसी। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी की शेप पहला तो इरेगुलर होती है। आपको दिख रहा है, कोई भी पूरी तरह से गोल या पूरी तरह से सिलेंड्रिकल इस तरीके की शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। अमीबॉइड भी कह सकते हो, जिस तरीके से अमीबा होता है ना कि वो किसी भी शेप में ढल जाता है, उस तरीके की शेप होती है। दूसरा, यहाँ पर ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आपको देखने को मिल रहा है ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या नहीं प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है इसीलिए इसको ये व्हाइट ब्लड सेल कह देते, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा था सेल्स को, है ना। साइज 12 से 20 माइक्रोमीटर और इनका कलर कोई नहीं होता, कलरलेस होते हैं, राइट। फंक्शंस है फैगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। एक सेकेंड, यहाँ पर ये क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं और एंटीबॉडी, जो आपकी बॉडी के अंदर आपका इम्यून सिस्टम है, वो जो एंटीबॉडीज फॉर्म करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। थर्ड है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में कॉलुमिनर एपिथेलियम। ये भी एक अलग तरीके के सेल्स होते हैं।
पहला सेल इलोंगेटेड होते हैं, देखने को मिल रहे हैं आपको, इलोंगेटेड सेल हैं और प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक दूसरे के बराबरी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक कॉलम प्रेजेंट हो। आउटर फ्री सरफेस जो होता है हर सेल का, देखो ये वाला सरफेस ये कह रहे हैं थोड़ा ब्रॉड है, राइट। न्यूक्लियस जो होता है हर सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूक्लियस लाई नियर द बेस ऑफ द सेल, तो अगर ये आपका सेल है तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा। फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन, तीनों मेथड्स के अंदर, तीनों पार्ट्स के अंदर अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नर्व सेल। नर्व सेल की बात करें तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ये नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन है ना, पता है, आपने सुना होगा न्यूरॉन के बारे में। हर न्यूरॉन के पास एक साइटोन होता है, जैसे कि इसकी सेल की बॉडी, एक एक्सॉन और एक या एक से ज्यादा डेंड्रॉन। ठीक है, एक आपका यहाँ पर एक्सॉन है और ये इसके डेंड्रॉन है, एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराने का काम कौन करते हैं, नर्व सेल काम करते हैं। आई बात समझ में, है ना। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन बच्चों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, नहीं है कोई कंफ्यूजन, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है बच्चों। ठीक है, यहां पर आप लोगों का एक टेस्ट था, अगर आप लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया या फिर आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बोल दिया तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पकड़ पाए हो तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देकर लेक्चर को पढ़ा करो। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक डेंड्रॉन है और ये आपका एक्सॉन है, यही मैंने कहा आपसे। जबकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते क्योंकि सब कुछ रेड रेड सा हो गया है। एक सेकेंड, ठीक है, ये छोटा सा टेस्ट था आप लोगों का। ये वाला जो पार्ट है ये आपका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, क्लियर। और ये वाला पार्ट इसकी बॉडी है, सेल की कंप्लीट बॉडी है। ये डेंड्राइट्स हैं, ये आपको देखने को मिल रहे हैं, ये इनके डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, एक्सॉन कहाँ होता है, जो ये ब्रांच वाला पार्ट आ जाता है, जैसे समझ लो इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पर ये डेंड्राइट्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से निकलने वाला जो दूसरे नर्व के साथ आपको ज्वाइन करता है वो आपका क्या होता है, एक्सॉन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रैकेट के बारे में। ये ट्रैकेट गिवन है, इलोंगेटेड सेल होता है, टेपर्ड एंड होते हैं, ये एंड देखने को मिल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड टेपर्ड एंड। आपने जाइलम के अंदर भी इन्हें पढ़ा था। ठीक है, क्रॉस वॉल एंड एंड्स होते हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है, ये देखने को मिल रहे हैं। सेल मेच्योरिटी के बाद डेड हो जाता है। वॉल के पास पिट्स हैं, बॉर्डर्ड पिट्स भी हैं और सिंपल पिट्स भी हैं। ठीक है, ये पिट्स क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में काफी बार बता चुकी हूँ, तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को भी देखो और इन्हें भी समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट, ट्रैकेट्स सभी, जिसमें भी वेस्कुलर प्लांट्स जो भी हैं सभी में आपको ट्रैकेट्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी में आपको ट्रैकेट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड द लास्ट इज इट्स फंक्शन, आखिर काम क्या है, मेन तो फंक्शन पता होना चाहिए ना। कंडक्शन ऑफ सैप, सैप को कंडक्ट करवाना, बनाना। सैप क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल एंड सॉल्ट, इन दोनों को मिलाकर सैप बनेगा, उसको कंडक्ट करवाने का काम ट्रैकेट करते हैं। ठीक है, अगला है मीजोफिल सेल। पेरेन्काइमा सेल होते हैं, मीजोफिल सेल पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ जाता है इन्हें हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जो लीव्स का होता है इट इज नोन एज मीजोफिल। ठीक है, क्लोरेन्काइमा ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज मीजोफिल। सेल्स आर ओवल, यानी कि सेल्स का यहाँ पर शेप भी बताया है, स्पेरिकल भी कह सकते हो, विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये स्पेस देखने को मिल रहा है, ये इसके बीच का इंटरसेल्युलर स्पेस है। फंक्शन एक ही होता है इसका, वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला हम बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की। बच्चों यहाँ पर जो लिखा है वो तो मैं रीड कर दूंगी, ठीक है, आप लोगों को समझा भी दूंगी, बट ये जो कंप्लीट यहाँ पर आपको लेबलिंग दी हुई है ना प्लांट सेल की, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले न्यूक्लियस,
यहाँ पर न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है। उसके बाद गोल्गाई बॉडी, गोल्गाई अपैरेटस, ठीक है। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियर एनवलप के अंदर। तो ये आपका न्यूक्लियर एनवलप है। आया समझ में? सबसे बाहर आपको लेयर देखने को मिल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले सेल वॉल, देन आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। ये आपका साइटोप्लाज्म है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या पर्टिकुलर यहाँ पर आपको चीजें प्रेजेंट मिल रही हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो देखते ही आपको ऑर्गेनल्स याद आएंगे, है ना, फंक्शनल ऑर्गेनल्स याद आएंगे। वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। ये लाइसोसोम सेल है आपका। क्लियर? क्लियर है ये, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल प्रेजेंट रहेंगे। फ्री राइबोसोम भी होते हैं जो जाकर के यहाँ अटैच होंगे, तो ये बन जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो इस तरीके से आपको डायग्राम को समझना होगा, याद करना होगा। प्लांट सेल जो होते हैं जनरली लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं एनिमल सेल से। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंडेड होती है एक सेल वॉल से, जो बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया है ना बच्चों। तो आप अभी के लिए एक्टिव होकर जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फंगस की सेल वॉल किस कंपोनेंट की बनी हुई होती है। तीसरा यहाँ पर है प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड के अलावा अगर बात करूं, एक मेच्योर प्लांट सेल हैज परमानेंट एंड सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जिसे हम सैप वैक्यूल कहते हैं। तो ये पहचान होती है प्लांट सेल की कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। सेल के पास बहुत सारे सिंपलर यूनिट होते हैं गोल्गी अपैरेटस के, जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं प्लांट में। यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल नहीं है, जबकि आपके एनिमल सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ये रहा आपका सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रोजोम और आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़े, एनिमल सेल में और क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। पहला, हमने कहा था प्लांट सेल लार्जर होते हैं एनिमल सेल से, तो जाहिर सी बात है एनिमल सेल स्मॉलर होंगे प्लांट सेल से। वहां सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है? नहीं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना एनिमल सेल की, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स में पहले सेल वॉल होती है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और प्रोमिनेंट यानी कि प्रेजेंट रहेगा इसमें, एक मतलब सिंगल है, अकेला है, यूं नहीं बहुत सारे गोल्गी अपैरेटस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे माइक्रोविला यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये देखने को मिल रहे हैं आपको। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उस एनिमल सेल के लिए, और जैसे ही वो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ज्यादा जगह से वो चीजों को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। दे हेल्प इन अब्सॉर्प्शन, ठीक है। न्यूक्लियस सराउंडेड होता है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो ये डायग्राम के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो समझने वाली हैं, तो एक एक चीज को आप जब तक ड्रॉ करके नहीं देखोगे आपको नहीं याद होंगी, ठीक है। क्लियर? अब अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो जब से हम क्या बात कर रहे हैं कि सेल वॉल है फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आखिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जनरली बनी होती है 3 कंपोनेंट से। पहला होता है लिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? ये लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है एक सेल मेम्ब्रेन। अब लिपिड और इन सब का क्या काम है? लिपिड क्या करते हैं, एक बाय लेयर बना लेते हैं। बाय लेयर का मतलब इस तरीके से 2 लेयर, बाय मतलब 2 लेयर, ठीक है। तो ये भी लिपिड की लेयर है और ये भी लिपिड की लेयर है, और ये इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि जो पोलर हेड है यानी कि पोलर पार्ट जो है उस लिपिड लेयर का, वो किस तरफ होगा? आउटर साइड होगा, ठीक है। ये रहा पोलर पार्ट जो आउटर साइड है, और जो आपका नॉन पोलर ये टेल दिख रही है छोटी छोटी सी ब्लैक कलर में, ये क्या है? नॉन पोलर टेल, ये अंदर की तरफ होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन पोलर है तो हाइड्रोफोबिक है, बाहर के यानी कि बाहर के
ये मान लो आप जहां पर वाटर प्रेजेंट हो सकता है तो उस जगह पर वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कैसे प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, बिकॉज इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, वाटर से कोई डर नहीं है उसे। ये अरेंजमेंट ऐसी क्यों होती है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ये आपको टेल देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरीके की अरेंजमेंट क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है बताओ, रीजन लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है इट इंश्योर दैट नॉन पोलर टेल, ये जो ब्लैक कलर की टेल है ना, ये जो टेल है ये टेल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी है, यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल है, और इसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट। यही मैंने कहा था कि पानी से इसे खतरा, जैसे भूल भुलैया में है ना पानी से खतरा होता है उसे ऐसा बोल दिया जाता है, वैसे ही इस नॉन पोलर टेल को पानी से डर लगता है, इसलिए इसको एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की अरेंजमेंट रखी जाती है। जो रेशियो होता है ना, मैंने क्या कहा था, कार्ब्स का, प्रोटीन का, लिपिड का, इनका मिलकर एक मिक्सचर जो है वो बनता है, ठीक है। मिश्रण और मिक्सचर दोनों मिक्स होकर बहुत कुछ बन गए हैं, है ना। तो एक मिलकर इनका क्या मिक्सचर बनाया जाता है, जिसमें से अगर मैं बात करूं प्रोटीन और लिपिड जो है उनके अंदर वेरिएशन होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप के सेल में उनका नंबर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ह्यूमन बींग्स में आरबीसी मेम्ब्रेन हैज अराउंड 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। क्लियर। मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरीके के हो सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी हो सकते हैं, पेरिफेरल भी हो सकते हैं। पेरिफेरल नाम से पता चल रहा है, पेरिफेरी यानी कि सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, सो दे लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जबकि इंटीग्रल वाले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पार्शियली या पूरी तरह से मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये देखो, ये आपका अपर वाला पार्ट है जहां पर पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है ना, ओके। और इसके अंदर यहां पर आपके कौन से प्रेजेंट होंगे, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर भी समझ में आ गई। यहां पर देखो, ये इन्होंने बाहर निकाल कर दिखा दिया इंटीग्रल प्रोटीन, और ये भी आपका यहां पर इंटीग्रल प्रोटीन ही है, ठीक है। क्लियर। तो इंटीग्रल प्रोटीन विच रन थ्रू आउट लिपिड बायलेयर आर नोन एज टनल प्रोटीन, जो पूरे में प्रेजेंट होगा, यानी कि पूरी जगह पर, अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा थोड़ी देर में, यहाँ पर भी, एक तरीके से ये चल रहा है आगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, टनल प्रोटीन या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ ऐसे लिपिड और पेरिफेरल प्रोटीन्स भी होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर साइड, ठीक है, विच हैज सम स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। दिख रहा है आपको, ये शुगर, शुगर देखने को मिल रही है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कुछ ऐसे प्रोटीन्स के ऊपर, जैसे मैंने कहा था ना ये पेरिफेरल प्रोटीन है, तो कुछ पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, ताकि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाए जा सके, ठीक है। ग्लाइको तो मतलब यहाँ पर एक कार्ब का सोर्स आ गया, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन वाला पार्ट आ गया, तो इस चीज का ध्यान रखो। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer। लिपिड का यही नेचर उसे अलाउ करता है कि वो प्रोटीन का मूवमेंट करा सके विद इन द ओवरऑल बायलेयर, ओके। फंक्शन क्या है, पहला, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि अगर आपको बाहर से कोई चीज अंदर भेजनी है सेल के, तो वो इस मेम्ब्रेन से होती हुई जाएगी, और इसकी सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की वजह से ही वो अंदर आ पाती है, अदरवाइज उसका इंटेक नहीं होगा। दूसरा, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कराना थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल, एक्टिव ट्रांसफर होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में आपने सुना होगा, है ना, सुना होगा आपने, सोडियम बाहर जाता है, पोटेशियम अंदर आता है, तो ये एक इसकी मेम्ब्रेन का ही काम है, सेल मेम्ब्रेन का ही काम होता है ये, ठीक है। अगला हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। ये क्या होता है, सम ऑफ द organelle which function in a coordinated manner and constitute a endomembrane system। कुछ ऐसे functions परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स एक साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आप एक बार के लिए लिखा हुआ भूल जाओ, इसे देखो, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहला, आपको यहाँ पर ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, उसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर आपको न्यूक्लियर पोर देखने को मिल रहे हैं। अब एक चीज याद रखना, उसके आगे कुछ नहीं है इसमें,
सिर्फ ये देखो जहां पर भी यहाँ इस तरीके से जो बना हुआ है ना, इस तरीके से, अब यहाँ पर जहां पर भी आपको इस तरीके से इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो क्या है, वो है आपके राइबोसोम। ठीक है, अब जिस भी पोर्शन पे ये राइबोसोम प्रेजेंट है उसे तो कह दोगे आप आरईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जिस पोर्शन पर ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है वो हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इन्होंने एक लेबल करके दिखा दिया राइबोसोम। ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के वो क्या क्या हैं जो सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं? पहला गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। ठीक है, अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ही ये सब कुछ आता है कि भाई आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात भी होगी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात भी होगी और आपके लाइसोसोम की बात भी होगी। ठीक है, आया कुछ समझ में? आगे बढ़े, है ना। तो फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके बारे में मैंने आपको ये पूरा डायग्राम अभी समझाया। तो एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क किसका होता है? इसके नाम में इसका मतलब जो है वो छुपा हुआ होता है। आप इसका मतलब बताओ कि रेटिकुलम का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रेटिकुलम? नेटवर्क तो आपको समझ में आ गया, एक जाल है ना। बताओ, रेटिकुलम का मतलब होता है एक नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क बनना, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का पूरा नेटवर्क बनना साइटोप्लाज्म में, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अलग अलग टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसमें से दो मेन टाइप क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्री फ्रॉम राइबोसोम, मसल सेल उसके रिच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? फंक्शन क्या है? लिपिड और स्टिरोल को बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग्स का। ठीक है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करते हैं, एंड इन द अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन। यहां से आपका नीट का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। आप चाहो तो आपके एनसीईआरटी में जहां पर ये डायग्राम गिवन है वहां पर शॉर्ट में स्टिकी नोट पर इसे लिख लो, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हैज राइबोसोम, ठीक है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, पहला राइबोफोरिन 1, दूसरा राइबोफोरिन 2। क्यों ऐसा क्यों होता है? ये दो तरीके के क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है राइबोसोम, और राइबोसोम से बनती है राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 एक तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन है जो किस लिए प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों प्रेजेंट है? ताकि 60S सब यूनिट और 80S सब यूनिट जो है राइबोसोम की वो क्या कर सके, 60S सब यूनिट 80S राइबोसोम की क्या कर सके, अटैच हो सके। ठीक है, फंक्शन सिर्फ इतना सा है। राइबोसोम क्योंकि प्रेजेंट है तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इसका मतलब प्रोटीन बनाने वाली चीज, तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आप यहां देख रहे हो, ये आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही डायग्राम है। इसके अंदर बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप के सैक प्रेजेंट होते हैं जिसे आप सिस्टर्ने कहते हो। ये है ना, ये इस तरीके से जो प्रेजेंट है, ऐसे और ऐसे, मतलब बहुत सारे डिस्क शेप के होते हैं जिसे सिस्टर्ने कहते हो। ये एक तरीके से पैरेलल चलते हैं एक दूसरे से, कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। तो गोल्गी सिस्टर्ने इस तरीके से अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास, ताकि जो सिस वाला पोर्शन है उसे वो कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो जाता है, और ट्रांस वाला जो है हमारा क्या हो जाता है, कॉन्केव वाला पार्ट। ठीक है, तो सिस क्या बनाता है? फेस बनाता है, सामने वाला पार्ट, और जो मेच्योरिंग फेस होता है, जो बन रहा होता है अभी भी, पीछे वाला पार्ट, उसे ट्रांस कहते हैं। ठीक है, तो सिस फेस एंड ट्रांस फेस एंटायरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए भी होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल फंक्शन, यहाँ पर एफ आएगा, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्गी
मेन फंक्शन क्या होता है कि वो पैकेजिंग करता है मटेरियल की विच इज टू बी डिलीवर्ड आइदर या तो सेल के अंदर ही इंट्रासेलुलर और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। ठीक है, मटेरियल जो पैक होता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो जाकर फ्यूज करता है विद द सिस फेस गोल्गी एपैरेटस के और जाकर के मूव कर जाता है टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज, ठीक है, जो कि ट्रांस फेज है। Now a number of protein which are synthesized by ribosome, हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम ने नंबर ऑफ प्रोटीन्स को यहाँ पर सिंथेसाइज किया था ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आगे जाके मॉडिफाई होते हैं सिस्टरने में, ठीक है, बिफोर दे आर रिलीज्ड फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। तो अब समझ में आए कैसे एक चेन की तरह ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो गोल्गी एपैरेटस बहुत इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब आप कहोगे मैम डायग्राम नहीं समझाया, बेटा डायग्राम में देखो क्या ऐसी कोई चीज है जो नहीं समझ में आ रही है। सिस्टरने के बारे में पहले ही बता दिया है, सिस और ट्रांसफेसिस के बारे में भी आपको बता दिया है ना। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहली चीज, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ध्यान से सुनना, डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है। ये देखो सबसे पहले बाहर वाली लेयर, एक सेकेंड बच्चों, ये है बाहर वाली लेयर जिसे आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसके जस्ट अंदर इनर लेयर है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ग्रीन वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, ये मैट्रिक्स है। कुछ इस तरीके से भी अगर आप देखो ना, इस तरीके से भी, तो ये भी एक डायग्राम ही होता है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। देखा है आपने कभी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे भी आप मैट्रिक्स बोल सकते हो, ये वाली लेयर। अब समझ में आई मैट्रिक्स कौन सी लेयर है बच्चों, समझ में आया व्हाट इज द मैट्रिक्स लेयर, ये वाला पोर्शन, ये मैट्रिक्स ही है, ठीक है। ये आपके क्या है, क्रिस्टे हैं, क्या है, क्रिस्टे हैं, है ना, आई बात समझ में। और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये मैट्रिक्स के बीच में और आपके मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, दो एक्वस कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनर कंपार्टमेंट और आउटर कंपार्टमेंट। जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनर मेम्ब्रेन पे उसे क्रिस्टे कहते हैं, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, क्लियर। दो मेम्ब्रेन होती हैं विच हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, यानी कि चाहे वो आउटर मेम्ब्रेन हो चाहे इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों का अपना अलग एंजाइमेटिक फंक्शन है, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट है उनके पास जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में हेल्प करते हैं। मैट्रिक्स के पास क्या क्या होता है, एक तो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम भी प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन का क्या मेथड है, बाइनरी फिजन, और इसका फंक्शन आप सभी को पता है कि ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि हमारे प्रोडक्शन करते हैं किसका, एटीपी, एनर्जी का, है ना। अगला हम बात करेंगे, हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक चीज पढ़ी थी कि भाई प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। नाउ व्हाट आर दीज प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स सभी प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं और एक है आपका यूग्लिनॉइड जिसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब पिगमेंट कॉम्पोजिशन के बेसिस पर प्लास्टिड को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट नाम से बताता है दैट इट हैज क्लोरोफिल, ठीक है, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को करने के लिए जिन पिगमेंट्स की जरूरत है लाइट को ट्रैप करने के लिए, वो पिगमेंट है कैरोटीनॉइड जो कि क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है, क्लियर। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के पास ऐसे फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटीन हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया और अदर, जो कि फैट को सॉल्युबलाइज कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से येलो, ऑरेंज, रेड कलर, इस तरह के कलर मिलते हैं प्लांट के पार्ट्स को जहां पर वो प्रेजेंट होता है। तो जहां पर भी ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होगा ना, वहां पर इस तरीके के कलर्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां पर फैट को सॉल्युबल बना दिया है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ठीक है, डिफरेंट साइज, शेप, इस तरीके का होता है। और मेन काम क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट का कि भाई न्यूट्रिएंट्स को, फूड को स्टोर करके रखता है ना। और एक इनफैक्ट आप एक एक्स्ट्रा पढ़ के चलो कि भाई अमाइलोप्लास्ट, अब फूड तो मैंने बता दिया कि भाई फूड का स्टोरेज होता है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज होता है। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को कौन यहाँ पर स्टोर करता है, तो आपका आंसर होगा अमाइलोप्लास्ट,
ठीक है, जैसे कि आपका स्टार्च को कौन स्टोर करके रख रहा है, एग्जाम्पल आपका पोटैटो, इलायोप्लास्ट और ऑयल एंड फैट, इस तरीके की चीजें। और अगर बात करें एल्यूरोप्लास्ट की तो ये प्रोटीन, तो आपके न्यूट्रिएंट को स्टोर करने वाला है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, आपके स्टार्च को स्टोर करने वाला है अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, और आपके प्रोटीन को मतलब प्लांट के प्रोटीन्स को स्टोर करने वाला है एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर रहेगा, आप लिख लो कहीं पर चाहे तो। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, लेंस शेप, ये सारा उसका क्या है, उसकी वेरिएशन, मतलब किस तरीके से उसकी मेजरमेंट्स होती हैं कि भाई किस तरीके का होता है, रिबन शेप का है, विड्थ ऐसी है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कम परमिएबल होती है, पहली चीज, ठीक है। एक चीज जानो इस डायग्राम में जानने वाली क्या है कि भाई ये स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना क्या है, थाइलेकॉइड क्या है, ठीक है। जो ये एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना, एक स्ट्रक्चर, बताओ क्या होगा, ये थाइलेकॉइड होगा। और अगर मैं बात करूं कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर क्या है, ये है ग्रेना। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रोमा, ठीक है, एक बहुत सारे फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक प्रेजेंट होते हैं जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। थाइलेकॉइड कहाँ प्रेजेंट है, ये पूरा तो आपका स्ट्रोमा है, ठीक है, ये वाला ये स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, समझ लो एक सिक्का प्रेजेंट है इसलिए, और एक के ऊपर एक है सिक्का प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। इस पूरे को आप कहोगे ग्रेना और एक को कहोगे थाइलेकॉइड। कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। जो थाइलेकॉइड है वो अलग अलग ग्रेना का कनेक्टेड होता है बाय अ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल से स्ट्रोमा लेबुला कहते हैं। ये देखने को मिल रही है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, इसे आप क्या कहोगे, स्ट्रोमा लेमेला, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डायग्राम को समझने के लिए, क्योंकि जब आप इन्हें समझोगे तभी आपको उसका मेन कंसेप्ट याद रहेगा कि हाँ डायग्राम में तो ऐसे था, है ना। सीलिया एंड फ्लैजिला सबको पता है मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ होते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन की। इंपॉर्टेंट चीज है 9+2 का अरेंजमेंट, ये 2 है और ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझ में। ये पेरिफेरल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मतलब जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, पेरिफेरी पोजीशन में प्रेजेंट है। और ये 2 वो माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए इसकी अरेंजमेंट होती है 9+2। क्लियर, ये फ्लैजिला की अरेंजमेंट है ना। दूसरा, हेल्प्स करते हैं इन लोकोमोशन, दे हेल्प्स इन लोकोमोशन। क्लियर है, तो ये चीज याद रखो कि एक चीज याद रखना, सेंटर में जो होता है वो सिंगुलर होते हैं और जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, डबलेट फॉर्म में प्रेजेंट। और टोटल कितने हैं, 9 है ना, और यहाँ कितने हैं, 2, 9+2 का अरेंजमेंट। तो इस तरीके से याद रखोगे। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, नहीं पता है तो डायग्राम में तो इतना कुछ नहीं है बट उसकी इंफॉर्मेशन में बहुत कुछ है कि भाई जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है हाईली एक्सटेंडेड होता है और इसके अंदर कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर प्रेजेंट है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। आने वाले अगले चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन में इस चीज के बारे में आप और ज्यादा क्लियर हो जाओगे जब उसकी वीडियो आएगी उसके डायग्राम्स की, है ना। क्लियर, बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ताकि जो भी मटेरियल अंदर आना है, जो भी मटेरियल बाहर जाना है, इनकमिंग और आउटगोइंग उनकी सही हो सके, है ना। और जो न्यूक्लियर पोर हैं वो बनते हैं किसी भी 2 मेम्ब्रेन के फ्यूजन से। जब 2 मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती हैं तो न्यूक्लियर पोर बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की, एक क्रोमोसोम के अंदर इट हैज 2 आइडेंटिकल हाफ्स जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो ये और ये 2 क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। यहां पर एक सेंट्रोमियर होता है जिससे ये जुड़ी रहती हैं। क्लियर, द सेंट्रोमियर अपीयर एज अ नैरो रीजन कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ऑन द साइड ऑफ सेंट्रोमियर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के थोड़ा सा साइड में आपको देखने को मिलेगा एक काइनेटोकोर्स। और जो टर्मिनल पॉइंट है क्रोमोसोम का उसे हम कहते हैं टीलोमर्स, ठीक है। क्लियर, टीलोमर्स सील द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, ये वाला पार्ट है ना,
एंड प्रिवेंट देयर शॉर्टनिंग और क्रोमोसोम लॉस। यहाँ पर अगर टीलोमियर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हो सकता है कुछ हिस्सा टूट कर गिर जाए, हो सकता है कुछ हिस्सा इसका कहीं अलग हो जाए, इससे है ना डिसइंटीग्रेट हो जाए। इन सब चीजों से प्रिवेंट करने के लिए टीलोमियर एंड पर प्रेजेंट होता है। हर क्रोमोसोम के पास एसेंशियली हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी कि सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर आर प्रेजेंट, यानी कि एक सेंट्रोमियर होगा, उसके साइड में आपको ये काइनेटोकोर जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और इसके एंड पर आपको टीलोमियर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? क्रोमोसोम उनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर अलग अलग टाइप के होते हैं। 4 टाइप के यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहला है मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये आपका मेटासेंट्रिक है। सेंट्रोमियर मिडल पोजीशन में प्रेजेंट होगा, ये देखो सेंट्रोमियर मिडल पोजीशन में प्रेजेंट है और दोनों ही आर्म्स इक्वल लेंथ की हैं। ये देखो ये और ये क्या दोनों ही आर्म्स आपस में इक्वल नहीं है? बताओ, इक्वल लेंथ की है ना। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमियर स्लाइटली थोड़ा सा दूर होता है फ्रॉम द मिडल। ये देखो पहले मिड में था, अब मिड से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया या थोड़ा नीचे की तरफ भी मान सकते हो, लेकिन सेंटर से थोड़ा दूर चला जाता है। तो जब सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो एक आर्म स्लाइटली बड़ी हो जाती है देन दी अदर आर्म, ठीक है, समझ लो इस तरीके से। ये है, ठीक है। अब ये बराबर है, लेकिन हमें सब मेटासेंट्रिक में क्या देखने को मिलता है कि भाई एक आर्म तो छोटी रह जाती है और एक आर्म बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा जो आपका सेंट्रोमियर है वो यहाँ प्रेजेंट होने की बजाय यहाँ प्रेजेंट हो गया है, थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया है, तो ऊपर वाले पोर्शन, ऊपर वाले जो आर्म्स हैं वो छोटे हो गए हैं। अगला एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेंट्रोमियर सिचुएटेड है क्लोज टू इट्स एंड के बहुत पास है, तो एक आर्म बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, दूसरी आर्म बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है। ये देखने को मिल रहा है आपको, ये है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का डायग्राम। अगला है टीलोसेंट्रिक, यहां पर तो सेंट्रोमियर किसी पोजीशन पर नहीं, सीधा ही टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाएगा, एंड में बिल्कुल। तो क्रोमोसोम अपीयर होता है कि भाई उसकी सिंगल आर्म ही है, सेकेंड आर्म है ही नहीं, ठीक है। ये देखो ऐसा लगता है कि इस तरीके से बस एक ही आर्म है, ये वाली आर्म कुछ इस तरीके, बहुत छोटी सी होती, दिखती नहीं है इतना, ठीक है। और जो पार्ट क्रोमोसोम का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलग होता है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। तो क्रोमोसोम हैविंग सैटेलाइट आर कॉल्ड सैट क्रोमोसोम, ठीक है। आई बात समझ में? ह्यूमन बीइंग्स में 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22 दे हैव द सैटेलाइट, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से ऊपर का पार्ट दे हैव सैटेलाइट, तो उन्हें हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, वहां के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखो, आपको कोई भी सजेशन याद आता है, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो। और इनफैक्ट अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नीट एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।